मूवी की शुरुआत हज नामी आदमी से होती है जो कि पुलिस इंटेरोगेशन रूम में हैंडकफ में दिखाया जाता है। इंटेरोगेशन करते हुए दो ऑफिसर्स उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। यहीं पे सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं जहां हम देखते हैं कि हज अपनी वाइफ बेका और दो बच्चों ब्लेक और सैमी के साथ बहुत साधारण जिंदगी गुजार रहा है और वो अपने ससुर यानी के फादर इन लॉ एडी की फैक्ट्री में मामूली नौकरी करता है। सुबह एक्सरसाइज करने के बाद ऑफिस और फिर घर। हज की जिंदगी इन्हीं 3 कामों के गिर्द घूमती दिखाई देती है। हज को अपनी बीवी से इंटीमेट हुए भी सालों हो चुके होते हैं और सिर्फ यही नहीं, घर में भी उसकी पोजीशन कोई खास नहीं होती। घर में सिर्फ हज की बेटी सैमी ही उसकी थोड़ी बहुत इज्जत करती है और बाकी कोई भी नहीं। ये सब देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्साइटमेंट के बगैर हज की जिंदगी कैसी बोरिंग होगी। अब यहाँ आता है मूवी में ट्विस्ट जो कि हज की बोरिंग लाइफ को थ्रिल और एक्साइटमेंट में बदल देगा। एक रात हज सो रहा होता है कि नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देने पर उसकी आंख खुल जाती है। वो धीरे धीरे नीचे जाता है और 2 चोरों को छुपके से दरवाजा तोड़ के अंदर आते देखता है। ये देखकर हज फौरन पुलिस को कॉल करने लगता है कि अचानक एक चोर उसे देख लेता है और हज पे बंदूक ताने उससे फोन रखवाते हुए उससे पैसे मांगता है। हज के पास ज्यादा पैसे ना होने पर वो टेबल पर पड़े एक बाउल में मौजूद सब पैसे उठा लेते हैं। इसके साथ साथ वो हज की वॉच यानी के घड़ी भी ले लेते हैं। वॉच उतारते वक्त हज उस चोर के हाथ पे बना टैटू देख लेता है। दोनों चोर वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि अचानक ब्लेक एक चोर पर हमला कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि उनमें से एक चोर लड़की है। हज भी उन पे हमला करने लगता है, लेकिन वो ब्लेक को देख ना सिर्फ खुद रुक जाता है बल्कि इंतहाई बुज़दिली का सबूत देते हुए ब्लेक को भी उसे छोड़ने का कहता है। वो चोर ब्लेक के मुंह पर जोरदार पंच मार के फरार हो जाते हैं। ब्लेक अपने डैड को कमजोर समझ के उस पे बहुत गुस्सा होता है। उसी समय वहाँ पुलिस आ जाती है और रिपोर्ट फाइल करने के बाद उन्हें होशियार रहने का कहती है। ये सब देखने और सुनने के बाद अब ना सिर्फ हर्ष की फैमिली बल्कि उसके पड़ोसी भी अब उसे डरपोक कहते उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। सब उससे चोरों से डरने और उन्हें भागने का मौका देने की वजह पूछते हैं, मगर हज किसी को भी कोई जवाब नहीं देता। मगर अब ऐसे कैसे हो सकता है कि हीरो इतना डरपोक और कमजोर हो। नेक्स्ट डे हज उसी रूटीन में अपने ऑफिस जाता है जहाँ बेका का भाई चार्ली हज को आके मॉक करता है और उसे एक गन देता है ताकि वो उससे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना सीखे। फिर हज वहाँ कैबिन में लगे एक सीक्रेट रेडियो से अपने सौतेले भाई हैरी से बात करता है और रात को होने वाला सब किस्सा सुनाता है। वो हैरी को बताता है कि दोनों चोरों की उम्र कोई 24 साल के करीब थी और उनमें से एक लड़की थी जिसके हाथ में पुरानी खाली गन थी, जिससे हज को पता चल गया था कि दोनों कितना डेस्परेट थे। दोनों की घबराहट और डर देखकर हज उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हज के घर वापस आने पर उसकी बेटी सैमी हज से अपना किटी कैट ब्रेसलेट ढूंढने में मदद मांगती है और वो हज को बताती है कि ब्रेसलेट उसी बाउल में रखा था जिसमें से चोरों ने पैसे निकाले थे। ये सुनते ही हज किसी को बताए बगैर वहाँ से अपने डैड डेविड से मिलने चला जाता है जो कि एक रिटायर्ड FBI एजेंट है। हज अपने डैड का पुराना FBI बैच और एक गन पकड़े चोरों की तलाश में लग जाता है और सिटी के तमाम टैटू सेंटर में बैच की मदद से उस टैटू का पता करता है। लास्ट टैटू शॉप में जाके हज का ID वाला प्लान बिल्कुल फेल हो जाता है। वहाँ कॉर्नर में बैठे एक आदमी को पता चल जाता है कि वो ID उसकी नहीं है और वो 20 साल पहले की एक्सपायर हो चुकी है। ये सब देख के हज उन्हें पैसे देने की ऑफर करता है और अभी अपना हाथ आगे करता ही है कि वो बंदा हज के हाथ पे बना एक टैटू देखता है, जिसके बाद वो इतना डर जाता है ऐसे जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। बाकी लोगों को समझ आ जाती है कि हज कोई आम बंदा नहीं है, इसीलिए वो हज को चोरों का एड्रेस दे देता है और उसे मजीद ये भी पता चलता है कि वो दोनों कपल थे। हज
वहाँ जाता है और उन्हें अपनी गन दिखाता डराता धमकाता अपनी बेटी के ब्रेसलेट का पूछता है कि इतने में ही उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्चे को देख के हज को पता चलता है कि दोनों अपने बीमार बच्चे के इलाज की खातिर उनके घर चोरी करने आए थे। ये बात हज को बहुत बुरा फील कराती है और वो तुरंत वहाँ से निकलता बस पे अपने घर के लिए निकल पड़ता है। उसी बस में कुछ रशियन गुंडे शराब के नशे में धुत चढ़ते हैं और एक अकेली लड़की को हरास करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर हज बस के ड्राइवर को बस से निकालता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। गुंडे हज को वहाँ से जाने का बोलते हैं तो हज उन्हें मारने की धमकी देता है। ये सुनते ही सब उस पर हंसना शुरू हो जाते हैं और उनमें से एक गुंडा हज पर हमला करता है, मगर हज एक ही पंच से उसका बैंड बजा देता है। फाइनली मूवी में थ्रिल आता है और वो ही हज जो कमजोर और डरपोक लग रहा होता है अब अकेले सब गुंडों से लड़ता दिखाई देता है। उसके बाद हज इंतहाई स्टाइल से एक एक करके सब गुंडों की अच्छे तरीके से धुलाई करता है। अचानक एक गुंडा हज के पेट में चाकू घुसा देता है, मगर एक्शन में आया हज उसे खुद अपने पेट से बाहर निकालता है और बहुत जोश से उसे मारता दिन में तारे दिखा देता है। सबकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो लोग तो चलने के काबिल तक नहीं रहते। गुंडों को मारने के बाद हज के मुंह पे एक पुरसुकून स्माइल आती है, मानो जैसे कि वो अपनी असली फॉर्म और स्टाइल में आने के इंतजार में हो। जख्मी हालत में हज घर आता है तो बेका एक मिनट के लिए तो परेशान होती है, मगर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, ऐसे जैसे उसके लिए ये रूटीन की बात हो रही हो। बेका हज के जख्मों पर पट्टी करती है, जिसके दौरान हज पुरानी बातों का किस्सा छेड़ देता है और कहता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसका प्यार भी कहीं खो गया है और यहाँ दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। इन सीन्स के बाद अब हमें इतना तो अंदाजा हो चुका है कि हज कोई आम बंदा नहीं। नेक्स्ट डे हज को हैरी की कॉल आती है जो उसे बताता है कि उसने जिन गुंडों की धुलाई की थी उनमें से एक बहुत ही खतरनाक रशियन ड्रग लॉर्ड यूलियन का भाई है, जो कि हॉस्पिटल में पड़ा अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। हैरी उसे द बार्बर नामी एक शख्स से मिलने को कहता है, क्योंकि वो ही है जो उसे यूलियन के बारे में सब बता सकता है। सीन्स यूलियन पे शिफ्ट होते हैं, जिसको कॉल करके उसके भाई का बताया जाता है। वो फौरन हॉस्पिटल आता है और अपने भाई की ये हालत देख के वो बदले की आग से जल उठता है। तभी उन गुंडों में से एक उसे हज का क्रेडिट कार्ड देता है जो लड़ाई के दौरान उसने पकड़ लिया था। क्रेडिट कार्ड की मदद से यूलियन हज के घर का पता लगाने की कोशिश करता है, मगर हर फाइल में उन्हें सिर्फ एक ही नाम नजर आता है और वो है नोबडी। मगर फिर भी यूलियन किसी तरह पता लगा लेता है और अपने राइट हैंड पैवेल और कुछ बंदों को हज को जिंदा पकड़ लाने के ऑर्डर्स देता है। दूसरी तरफ हज को बार्बर से मिलकर पता चलता है कि यूलियन खतरनाक गैंगस्टर होने के साथ साथ पावर के नशे में डूबा हुआ पागल इंसान है, जो न सिर्फ अपने दुश्मनों की लाशें गिराता है बल्कि उनकी पूरी फैमिली का नाम दुनिया से मिटा देता है। बार्बर उसे मशवरा देता है कि अगर अपनी फैमिली को जिंदा रखना है तो यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। घर आके हज बेका को कहता है कि क्यों ना सब वेकेशंस के लिए इटली जाएं। बेका ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। इतनी ही देर में हज को खिड़की के बाहर कुछ गाड़ियाँ उनके घर की तरफ आती दिखाई देती हैं, जिनको देखते ही हज को समझ आ जाती है कि ये यूलियन के लोग हैं। हज अपनी पूरी फैमिली को तुरंत बेसमेंट में छुपा देता है और बेका को 911 पे कॉल करने से भी रोक लेता है। हज फुल हीरो मोड में आते हुए घर की सारी लाइट्स बंद कर देता है और एक चाकू से सब पे वार करना शुरू हो जाता है। वो दो लोगों को मारने के बाद उनकी गन्स पकड़ के बाकी सब पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है, मगर इतने में पैवेल एक टेजर से उसे शॉक देके बेहोश करके घसीटता गाड़ी की डिक्की में बंद कर देता है। रास्ते में होश आने के बाद अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में लगे हज को एक फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है और वो गाड़ी की पिछली सीट खोल के पूरी गाड़ी धुएं से भर देता है। कुछ ना नजर आने की वजह से ड्राइवर कार को पोल में क्रैश कर देता है। इस कार एक्सीडेंट में पैवेल के साथ साथ सबकी मौत हो जाती है, मगर हज बच निकलता है। पैवेल अपनी आखिरी सांसें लेता
हुआ हज से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिसका रिप्लाई हज कुछ यूं करता है कि आई एम नोबडी, यानी मैं कोई भी नहीं हूँ। फिर वहाँ से घर आके हज अपनी फैमिली को एक सेफ जगह भिजवा देता है। घर में छुपाए एक सीक्रेट बॉक्स में से हज कुछ गोल्ड बार्स निकालता है और फिर तमाम एविडेंस मिटाने के लिए खुद अपने घर को आग लगा के अपने पड़ोसी की गाड़ी चुरा के वहाँ से निकल भागता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कि हज पास्ट में हाईली ट्रेन्ड और खतरनाक असैसिन यानी के हत्यारा था, जिसे यूएस की टॉप एजेंसीज ऐसे टेररिस्ट और गैंगस्टर्स को मारने के लिए हायर करते थे जिनको आज तक कोई ना पकड़ पाया होता था। मगर हज की लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया कैसे? आखिर क्या वजह थी कि हज अपनी एक्शन लाइफ छोड़ के यूं नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू हो गया था? सीन्स पास्ट के इवेंट्स पे शिफ्ट होते हैं जहां हज को एक ऐसे बंदे को मारने का टास्क मिलता है जो यूएस गवर्नमेंट के पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा होता है। हज जब फाइनली उसे पकड़ लेता है तो वो हज से अपनी जान की भीख मांगता हुआ उसे सब बुरे काम छोड़ने का वादा करता है और पहली बार हज के दिल में किसी मुजरिम के लिए तरस आता है और इसी कारण वो उसकी जान बख्श देता है। मगर हज फिर भी उस पर नजर रखता है और एक साल बाद जब वो उस पे चेक करने जाता है तो देखता है कि अपना वादा पूरा करते हुए वो आदमी अपनी वाइफ और बच्चे के साथ बहुत पुरसकून लाइफ गुजार रहा है। ये मोमेंट हज की लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। उसकी लाइफ से इंस्पायर होता हज एक्शन लाइफ को बाय बोल देता है। सीन्स वापस प्रेजेंट में जाते हैं जहां हज सीधा अपने ससुर की फैक्ट्री में जाता है और उन्हें वो सब गोल्ड बार्स दे के फैक्ट्री का सौदा करता सबको वहाँ से भिजवा देता है। दूसरी तरफ जब यूलियन को पावेल के मरने की खबर मिलती है तो वो और पागल हो जाता है। हज यूलियन के लिए ट्रैप्स बिछाते हुए पूरी फैक्ट्री में बॉम्ब्स फिट करता उसे वॉर जोन में चेंज कर देता है और इसके बाद वो सीधा यूलियन के अड्डे में पहुंचता है और उसके बंदों को कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर उन पे हमला करता सबको मार गिराता है। और सिर्फ यही नहीं, हज फिर यूलियन के सारे पैसों और हथियार को आग लगा देता है। वहाँ से हज यूलियन के क्लब पहुँच जाता है जहाँ यूलियन भी मौजूद होता है। यूलियन उस पे अटैक करने ही लगता है कि हज उसे अपने से अटैच्ड एक बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि अगर उसने गोली मारी तो उसके साथ मौजूद सब लोग अपनी जान से जाएंगे। हज से बात करने के लिए यूलियन अपने सब बंदों को वहाँ से बाहर भेज देता है। अब जाहिर है कि हज कुछ सोचे बगैर तो यूलियन के पास मरने नहीं आया। हज उसके सामने दो ऑप्शंस रखता है, एक ये कि जो हो गया सो हो गया, सब कुछ भूल कर अपने अपने रास्ते चले जाओ क्योंकि इस लड़ाई में ऑलरेडी दोनों का बहुत नुकसान हो चुका है। दूसरी ऑप्शन बताते हुए हज कहता है कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अगर तुम्हें ये सब कंटिन्यू रखना है तो फिर अपनी पूरी कोशिश लगाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कह के हज बाहर जाता अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। यूलियन तो फिर बहुत खतरनाक गैंगस्टर है और ये तो उसके लिए मुमकिन ही नहीं कि वो अपने भाई की मौत का बदला ना ले। वो अपने सब बंदों को लिए हज के पीछे निकल जाता है। हज भी समझ जाता है कि अब सही फाइट का टाइम आ गया है। यूलियन और उसके सब बंदे मिलकर हज पर गोलियों से अटैक शुरू कर देते हैं मगर हज बहुत मुश्किल से वहाँ से निकलता सबको अपने पीछे फैक्ट्री की तरफ ले आता है। गाड़ी से उतरकर फैक्ट्री में जाते हुए यूलियन की एक गोली हज को लग जाती है और वो खुद को बचाता एक कार के पीछे छुप जाता है। मगर यहाँ अचानक कोई आदमी यूलियन के बंदों पर स्नाइपर से अटैक करना शुरू कर देता है। ये कोई और नहीं बल्कि हैरी होता है और सिर्फ हैरी ही नहीं, हज के फादर जो कि पहले तो बीमार इंसान लग रहे थे अब फुल हीरो मोड में आते हुए हाथ में 2 शॉटगन्स पकड़े दुश्मनों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। हज बड़ी टेक्निक से यूलियन और उसके सब साथियों को फैक्ट्री में ले आता है जहां उसने पहले ही ट्रैप्स लगाए होते हैं। फैक्ट्री में आते साथ ही सबसे पहले एक जोरदार धमाका होता है जिससे यूलियन और उसके सब साथी घायल हो जाते हैं। तीनों मिलकर सबसे लड़ते हैं और ये मूवी का सबसे थ्रिलिंग सीन होता है। यूलियन के काफी बंदे तो हज के लगाए ट्रैप्स में आकर मर जाते हैं। फाइट चलती रहती है यहाँ तक कि यूलियन के अलावा सब लोग मर जाते हैं मगर फिर भी ये मोमेंट यूलियन की फेवर में होता है क्योंकि डेविड, हैरी और हज की गोलियां भी खत्म हो चुकी होती हैं। अब गेम यूलियन के हाथ में होती है जो कि बहुत आसानी से सबको मार सकता है मगर इतनी लंबी फाइट के बाद भी विलन जीत जाए
ये तो इम्पॉसिबल है। हच एक बुलेट प्रूफ ग्लास पर बॉम्ब लगाते उसे अपने सामने शील्ड की तरह पकड़े हुए फौरन यूलियन की तरफ बढ़ता है। यूलियन के पास जाते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बाद हच डेविड और हैरी को थैंक यू बोलता वहाँ से भिजवा देता है, क्योंकि पुलिस के सायरन की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। मूवी स्टार्टिंग सीन पे शिफ्ट होती है, जहाँ इंटेरोगेशन रूम में हच अपनी सिगरेट पीता काफी हीरोइक अंदाज में बैठा होता है। दो पुलिस ऑफिसर्स हच से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, मगर इतने में दोनों ऑफिसर्स को एक साथ कॉल आती है और उनको ऑर्डर्स मिलते हैं कि हच को अभी फौरन छोड़ दो। 3 महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि हच अपनी वाइफ के साथ एक नया घर देखने आता है। इतने में ब्रोकर के फोन पे एक कॉल आती है जो कि हच के लिए होती है, जिसमें उसे कहा जाता है कि गवर्नमेंट को अभी भी उसकी सर्विसेज की जरूरत है। फोन सुनते ही हच ब्रोकर को कहता है कि उसे ऐसा घर चाहिए जिसकी बड़ी सी बेसमेंट हो। मिड क्रेडिट सीन्स हैरी और डेविड पे शिफ्ट होते हैं, जो कि वेपन से भरा हुआ बड़ा सा ट्रक हच के पास ले जा रहे होते हैं और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।